हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। 3.1 हम लोग पढ़ चुके हैं और 3.2 चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला, इसमें कहा जा रहा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। समीकरण बनाना है और ग्राफ के द्वारा उससे हल करना है। तो चलिए हम पहला का पहला देखते हैं। कहा जा रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी होंगे। कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं? यहाँ पर जो दिया है कि 10 विद्यार्थी है। 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित की किसी प्रकार की प्रतियोगिता थी, या समझ लीजिए टेस्ट वगैरह समझ लीजिए था, उसमें 10 विद्यार्थी भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यहाँ पर 2 प्रकार के विद्यार्थी हो, लड़के और लड़कियां। कितना लड़के हैं नहीं पता, कितनी लड़कियां हैं नहीं पता, लेकिन दोनों मिला करके 10 विद्यार्थी दिया है। तो यहाँ पर हम मान लें, चूंकि 2 चर वाले पढ़ रहे हैं इसलिए 2 चर रखना है, इसलिए दोनों को मानना पड़ेगा। तो माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या y है। और क्या कहा जा रहा है कि टोटल विद्यार्थी 10 है। प्रश्न में हमें कहा जा रहा है कि टोटल विद्यार्थी 10 है, यानी दोनों मिला करके, ये लड़का की संख्या ये लड़कियों की संख्या, और दोनों मिला करके मतलब जोड़, तो x + y बराबर हो गया 10। ये पहला समीकरण। लेकिन कुछ शर्त दिया है। क्या दिया है? इसमें कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या x क्या है? लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या से ये 4 अधिक है, ये 4 अधिक है। तराजू के ये दोनों पलड़ा है, एक पलड़ा इधर एक पलड़ा इधर, ये 4 अधिक है। यहाँ पर है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इससे ये 4 अधिक है, तो बराबर तो नहीं हुआ। बराबर कब होगा? जब हम इसमें से 4 घटा दें। अब हो गया बराबर, दोनों पलड़ा बराबर। चर को एक तरफ कर लेते हैं, x - y बराबर -4, ये बन गया। तो पहला का पहला हिसाब बन गया, लेकिन अभी बाकी है, अधूरा है। इसमें कह रहा था कि समीकरण युग्म बनाइए। हमने समीकरण युग्म बना लिए, मतलब समीकरण का जोड़ा बना लिए, 2 समीकरण तो बना लिए। अब कहते हैं ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए कि x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। ग्राफीय विधि से, तो ग्राफीय विधि से हल तो आप ही को करना है, क्योंकि हम ग्राफ बता चुके हैं। और फिर वहाँ पर x का मान यानी लड़का की संख्या कितनी होगी और लड़कियों की संख्या कितनी होगी, कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान लेते हैं कि कुछ ऐसा ग्राफ बन गया, 1 2 3 1 2 3। तो x के सामने हम जहाँ पहुँचेंगे वो संख्या होगी, ये x अक्ष है, तो x के सामने जहाँ पहुँचेंगे वो संख्या हो जाएगी लड़कों की संख्या, और y अक्ष पर y के सामने जहाँ पहुँचेंगे वो हो जाएगी y की संख्या। यहाँ पर दशमलव नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्न में हमको कह रहा है क्या कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, तो वो दशमलव में आएगा ही नहीं। और वैसे भी यहाँ पर गुणांक के रूप में कोई संख्या नहीं है, इसलिए दशमलव में आने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए जो भी संख्या आएगा वो प्राकृत संख्या में ही आएगा, इसलिए लड़के और लड़कियों की संख्या आराम से यहाँ से निकल जाएगा। तो इसको आप आगे बढ़ा लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। इस टाइप का क्वेश्चन हम कल पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था जैसे गेंद,
और बल्ले वाला जो क्वेश्चन था सेम उसी प्रकार से हम वहाँ पर क्या किए, एक गेंद की कीमत मान लिए, एक बल्ले की कीमत मान लिए, फिर जैसे काढ़ा था प्रश्न उसके अनुसार हमने समीकरण बनाया। यहाँ भी दो वस्तु है, पेंसिल और कलम। तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 है। जब हम 5 पेंसिल खरीदते हैं और 7 पेंसिल खरीदते हैं, दोनों मिलाकर के 50 रुपया देते हैं। अब इसमें तो यह स्पष्ट नहीं है कि एक पेंसिल का कितना कीमत है और एक पेन का कितना कीमत है। तो जो स्पष्ट नहीं हो उसी को हम मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना एक पेंसिल की कीमत बराबर x रुपया तथा एक कलम की कीमत y रुपया। ये हो गया। अब हम देखेंगे प्रश्न में कह क्या रहा है, कितना कलम, कितना पेंसिल, कितना रुपया। यहाँ पर पहला शर्त दिया है 5 पेंसिल 7 कलम कुल 50 रुपया। 5 पेंसिल है, एक पेंसिल की कीमत x रुपया, तो 5 पेंसिल की कीमत कितना गुना कर देंगे तो 5x। और खरीद रहे हैं, जब ये और खरीद रहे हैं तो मिला देंगे क्योंकि टोटल रुपया वहाँ दिया जा रहा है। 7 कलम, यह 7 कलम ही है, एक कलम की कीमत y तो 7 कलम की कीमत 7y, टोटल रुपया दे रहे हैं 50। हो गया पहला समीकरण कंप्लीट। पुनः प्रश्न से अब क्या कह रहा है, अब कहता है कि 7 पेंसिल खरीदा जा रहा है और 5 कलम खरीदा जाए तो 46 रुपये लगते हैं। 7 पेंसिल अब खरीद लेते हैं और 5 कलम, तो 5y तब लगता है 46 रुपया। हो तो गया, यहीं तक हमें बनाना था। आगे ग्राफ की बात है और ग्राफ आप लोगों को खुद बनाना। तो समीकरण युग्म बन गया है, तो ग्राफ आप लोग इसका बना लीजिएगा। ये भी हो गया खत्म। अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन अब हम देखते हैं, दूसरा का पहला। सबसे पहले दूसरा के निर्देश समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 का प्रयोग करके निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। तो दूसरा का पहला दिया हुआ है कि 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। हमें कह रहा है कि जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफीय रेखा कैसा हो, प्रतिच्छेदी या समांतर या समपाती। तो याद कीजिए ये सारे क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं। कब प्रतिच्छेदी होगा, जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमें ग्राफ खींच के नहीं बताना है, इसका प्रयोग करके बताना है। हम बताए हैं कि प्रतिच्छेदी कब होता है, जब ये तीनों बराबर नहीं होता है तो प्रतिच्छेदी। हमें पता करना है कि तीनों बराबर होगा कि नहीं। यहीं से हम पता कर लेंगे 5/7, 4/6, 8/9 तीनों अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए इस समीकरण युग्म का जो ग्राफीय रेखा होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। यहीं से हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो चूंकि ये हम अच्छी तरह से बताए हैं पिछले क्लास में, आप वहां से इसको देख सकते हैं, या आप सीख चुके हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, ये आराम से बना लीजिएगा। तो मैं दूसरा क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन में देखता हूं, तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। फिर यहां भी वही बात है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का प्रयोग करके अब ये बताना है कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत। 3x + 2y = 5 and 2x - 3y = 7। अब ये संगत है या असंगत,
संगत के लिए हम बता दिए थे, संगत में कौन होता है, जब एक हल हो, जब अनेक हल हो। और असंगत में कौन होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, वो होता है असंगत। तो हम फिर इसका प्रयोग करेंगे और इसके जरिए हम देखेंगे कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत। अगर संगत कैसे पता करें, यहाँ से पहले पता कर लेंगे। तो संगत कब होता है, जब एक हल हो अनेक हल हो। एक हल के लिए तीनों बराबर नहीं होना चाहिए, तो एक हल होगा, और एक हल है तो फिर ये संगत हो जाएगा। अनेक हल के लिए तीनों बराबर होना चाहिए, तो फिर रेखा समपाती हो जाता है, अनेक हल हो जाता है, तो फिर ये संगत हो जाएगा। यानी तीनों बराबर नहीं होना चाहिए और तीनों बराबर होना चाहिए, इसी दो स्थिति में संगत होता है। और तीसरा स्थिति एक बराबर नहीं, तो वहां पर हो जाता है असंगत। तो ये क्वेश्चन भी हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, मैं इसे भी छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। फिर यहाँ पर संगत और असंगत चेक करना है। फिर कह रहा है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, जो संगत होगा उसका ग्राफ खींचना है। तो संगत असंगत पहचान लेंगे, और जो संगत होगा उसका ग्राफ खींच दीजिए। हो गया, इसको भी छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से, आयताकार बाग है तो चलिए हम एक आयत बना लेते हैं। आयताकार बाग, इसमें कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। यहाँ पर आपको एक चर पर नहीं बना लेना है कि हम चौड़ाई को x मान लेंगे और लंबाई x+4 हो जाएगा। आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए 2 चर लेकर के चलना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, मीटर की ही बात है, तथा लंबाई y होगी। ठीक है, तो पहले जो प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न से इसमें कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। फिर आप याद कीजिए तराजू के पलड़ा, ये दोनों तराजू के पलड़े हैं, ये लंबाई ये चौड़ाई, ये 4 अधिक है, ये 4 अधिक है। तो बराबर कब होगा, जब हम इसमें से 4 घटा देंगे। अब चर को एक तरफ ले आइए, हो गया समीकरण ए। आगे क्या कर रहा है, कहता ये जो आयताकार बाग है उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप, सबसे पहले हमको परिमाप समझना पड़ेगा। अब ये आयताकार है, इसलिए आयताकार बाग का अर्ध परिमाप क्या दिया है, देखिए अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर है। अर्ध परिमाप 36 है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा परिमाप क्या होता है, आयत का, आयताकार इसलिए आयत, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन हमको कह रहा है क्या, अर्ध परिमाप 36 है, तो जो परिमाप है उसको आधा कर देंगे, जो परिमाप है उसको आधा कर देंगे। हो गया अर्ध परिमाप। अब 2 और 2 कट जाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, तो लंबाई है x, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है y, दोनों मिलकर यहाँ पर हो गया 36। दूसरा समीकरण, तो पहला समीकरण भी बन गया, दूसरा समीकरण भी बन गया। इसको क्या कह रहा है, तो विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमा ज्ञात करने का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। समीकरण युग्म यहाँ पर बन गया है। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करने की जरूरत नहीं है। जब तक कहा ना जाए ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तब तक हमें ग्राफ उसका नहीं खींचना। सिर्फ कह रहा है कि बीमा ज्ञात कीजिए,
तो हमको ग्राफीय विधि छोड़ देना है। बाकी जो हमने विधि पढ़ा है कौन कौन, देखिए मैंने 4 विधि पढ़ा चुका हूँ। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तीसरा वज्र गुणन विधि और चौथा तुलनात्मक विधि। तो इन चारों विधि में से कोई भी विधि प्रयोग करके आप x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। जो भी आपको आसान लगे इसमें से उस विधि का प्रयोग करके हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। वही हमारा लंबाई, वही, और जो y का मान निकलेगा वही हमारा चौड़ाई हो जाएगा। अच्छा, ये x चौड़ाई है तो जो x का मान निकलेगा वो चौड़ाई हो जाएगा, जो y का मान निकलेगा वो लंबाई हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। ये दिया हुआ है और कहता है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। यानी एक रैखिक समीकरण मैं दे रहा हूँ, दूसरा रैखिक समीकरण आप बनाइए। किस आधार पर बनाना है तो वो आधार दे दिया। यहाँ क्या दिया है कि जब उसका ज्यामितीय निरूपण यानी ग्राफीय रेखा प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा समांतर रेखाएं हों, तीसरा संपाती रेखाएं। अब इस प्रश्न को कैसे बनाना है, तो हमें एक समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण बनाना है। पहले तो इसको लिख लेते हैं 2x + 3y - 8 = 0। एक समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण हमें बनाना है। किस आधार पर? पहला हिस्सा बना रहे हैं तो पहला का आधार है कि ऐसा समीकरण बनाइए जिससे दोनों का ग्राफ खींचने पर ग्राफ का लाइन प्रतिच्छेदी हो। तो आप इसके विपरीत जाइए। इसका जो हम गुणांकों का अनुपात लिखे थे उसमें हम कब बताए थे प्रतिच्छेदी होता है? जब गुणांकों का तीनों अनुपात बराबर नहीं हो तब प्रतिच्छेदी होता है। इसका मतलब है कि हमें कुछ ऐसा मान लेकर के समीकरण बनाना है जिसके कारण गुणांकों का अनुपात बराबर ना आए। तो इसलिए हम यहाँ पर संभव मानों को रख लेंगे। यहाँ पर आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है कि आंसर में क्या दिया है। यहाँ पर लाखों करोड़ों समीकरण हो सकते हैं जो इसके साथ प्रतिच्छेद करती रेखाएं निर्मित करें। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पहले कि प्रतिच्छेदी रेखा के लिए शर्त। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए शर्त क्या होता है? a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, ऐसा होता है। तो ऐसा के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि इसके लिए एक चीज और यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं। पहले तो यहाँ पर आप एक बात लिख लीजिए कि a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -8। अब लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा के लिए शर्त। क्या शर्त है? तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, बराबर नहीं होगा c1/c2। ये ऐसा अगर आए तो फिर वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। एक समीकरण के लिए हमको ये दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है। तो फिर दूसरा समीकरण में हम a2 b2 c2 क्या रखें
कि अनुपात बराबर नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरे समीकरण के लिए संभव मान क्या होगा? तो संभव मान तो A2 बराबर 2 के नीचे में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम 3 लिख दिए, B2 तो अब आ गया 2/3। इसके अनुसार तुलना कीजिए A1/A2 तो 2/3, तो 2/3 बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर है 3 तो 4 रख दीजिए, 4 तो 3/4 हो गया। तो 2/3 और 3/4 कभी बराबर नहीं होता। फिर C2 के लिए हम 8 है तो आप 9 रख दीजिए, यदि कटने वाला नहीं हो, कट करके इसके बराबर आ जाए ऐसा मान नहीं रखें, 9 रख दीजिए। यहाँ पर देखिए 2/3 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा, नहीं कटेगा। इस प्रकार से ये हमारा संभव मान हो गया और इसके जरिए हमें बना लेना है क्या? समीकरण। देखेंगे तब समीकरण होगा क्या? तो इसके साथ x लगा दीजिए, इसके साथ y लगा दीजिए, इसको अचर पद ही रहने दीजिए। हो जाएगा 3x + 4y + माइनस जो मर्जी है लिख दीजिए बराबर 9। या यहाँ पर एक टर्म में ही रखा है, सब इधर ही रखा है, आप इधर ही रख दीजिए +9 बराबर 0। ये हो गया दूसरा समीकरण कंप्लीट। बस ऐसे ही हमें बना लेना है। दूसरा के लिए हमें बनाना है, देखिए हम क्या करेंगे। दूसरा हमें कहता है कि समांतर, पहले तो इसको लिख लीजिए 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये पहला समीकरण है। तो A1 हो गया 2, B1 हो गया 3, C1 हो गया -8। अब हमें क्या करना है? कहता है कि समांतर रेखा हो, तो समांतर के लिए सर यहाँ पर लिखेंगे समांतर रेखा के लिए शर्त। समांतर रेखा के लिए शर्त क्या हो जाएगा? समांतर रेखा के लिए शर्त अब देखिए क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं होता है C1/C2। इसका मतलब ये दो अनुपात बराबर, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए अभी क्या करना है, इसके अनुसार फिर अब मान लिखेंगे दूसरे समीकरण के लिए संभव मान A2 बराबर हम क्या रखें? तो फिलहाल तो वो 2 है, 2 के नीचे हम कुछ भी रख सकते हैं, तो मान लीजिए 3 रख देते हैं। B2 बराबर कितना होना चाहिए? तो देखिए अब हमें क्या करना है, A1/A2 को B1/B2 के बराबर करना है। तो A1 है 2 और A2 है 3, तो 2/3, ये 2/3 है, बराबर भी इतना ही अनुपात आना चाहिए 2/3, लेकिन यहाँ पर है 3 है। तो देखिए अब 3 है तो क्या करना होगा, 2/3 और 1 मिनट A1। तो एक काम कीजिए, ऐसे ही कुछ नहीं रख लेना है, दोनों अनुपात बराबर होना चाहिए। आप यहाँ पर 4 रख दीजिए। जो ही 4 रखेंगे तो देखिए 2 इकाई 2 और 2 दूनी 4, 1/2 आ जाता है। 1/2 तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 रख सकते हैं। 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो सकता है। हम यहाँ पर 6 रख देते हैं। अब बच गया C2 का मान। तो C2 के लिए तो हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि उसको तो हमें बराबर करना नहीं है, इसलिए हम कुछ भी रख सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं तो 2/4 1/2 हो जाएगा कट के, 3/6 1/2 हो जाएगा कट के। तो ये दोनों अनुपात तो बराबर हो जाएगा, लेकिन ये 8/9 बराबर नहीं होगा। तो समीकरण हो जाएगा, तब समीकरण होगा क्या? तो समीकरण हो जाएगा 4x + 6y - कुछ भी रख सकते हैं बराबर 0। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तीसरा के लिए क्या करेंगे? तीसरा के लिए अब देखिए, फिर हम ये समीकरण लिख लेंगे 2x + 3y - 8 बराबर 0। A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर -8। अब क्या करना है, संपाती होना चाहिए। हम यहाँ पर लिखेंगे कि संपाती के लिए शर्त क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों अनुपात बराबर होता है। अब यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर लिखेंगे
दूसरे समीकरण के लिए संभव मान। तो संभव मान क्या होगा, ऐसा आना चाहिए, तीनों के तीनों बराबर होना चाहिए। आप ऐसा मान रख दीजिए कि तीनों के तीनों कट के वही आ जाए, जैसे वहां पर हम काटे 1/2 आया, ऐसा ही अनुपात रख दीजिए। चलिए 2 है, हम रख देते हैं A2 बराबर 4, तो 2 दूनी 4, इसका दुगुना रखते हैं, तो आप सबका दुगुना रख दीजिए, कट के एकदम मान बराबर हो जाएगा। तो B2 बराबर 6 और C2 बराबर -8 है, तो -16 कर देंगे। इस प्रकार से तीनों का अनुपात बराबर हो जाएगा। तब समीकरण हो जाएगा क्या, समीकरण होगा 4x + 6y - 16 बराबर 0। इस प्रकार से हमने दूसरा समीकरण पता कर लिया, जो शर्त दिया था उसके अनुसार। चलिए ये हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। समीकरण दिया है x - y + 1 बराबर 0। उसके बाद 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। मतलब ये जो समीकरण दिया है इसका ग्राफ खींचना, तो 1 2 कर दें, इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींच दीजिएगा, सीख चुके हैं। अब कहता है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मान लीजिए आपने ग्राफ खींचा और आपका ग्राफ ऐसा आ गया। जब ऐसा ग्राफ आ गया, इसमें एक त्रिभुज नजर आ रहा है, ये है त्रिभुज। तो कहता है कि त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी त्रिभुज के जो 3 बिंदु है वो कहाँ है। तो मान लीजिए ये 1 पर है और ये 9 पर है, ये यहाँ पर 8 पर है, और ये इसके सामने 5 मान लेते हैं। तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष पर है, x का मान 9, y का मान 0, x अक्ष पर y का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0। ये यहाँ है, x अक्ष पर है तो 1 0, ये यहाँ है तो इसके सामने 5 है, इसके सामने 8, ये 5 8 हो जाएगा। ये निर्देशांक हो गया। फिर कहता है जो त्रिभुज बना है उसको छायांकित कीजिए, रंग दीजिए। यही तो त्रिभुज है, हमें इसको रंग देना, बस हो गया। ऐसा ही करना, ग्राफ खींचिए, ग्राफ के द्वारा जो त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए, और निर्देशांक बस ऐसे ही देख कर के हमें लिखना है, और उसके बाद जो त्रिभुज बना उसको छायांकित रंग दीजिए, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ठीक है, तो आज 3.2 को हमने खत्म किया है। कल हम लोग 3.3 पढ़ेंगे।